एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। इतना प्यार कि उसे अपनी बेटियों की, अपने बेटों की, सभी की बातों से कहीं ज्यादा अपनी बहू की बातें अच्छी लगती थीं। इसीलिए वो सबकी बातों को दरकिनार करता था और अपनी बेटी की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। बात कर रहा हूं 16 अक्टूबर 2022 की रात, लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बुजुर्ग ससुर की अचानक से आंख खुल जाती हैं और आंख खुलने के बाद सीधा ही वो आंगन की तरफ जाता है और देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जली हुई थी। उस लाइट की तरफ जाता है और दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की के पास एक दराज थी। उस दराज से जैसे ही झांकने की कोशिश कर रहा था तो सामने उसकी बेटे की बहू ने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। ना कोई साड़ी थी, ना कोई कपड़े थे, ना कोई अंडरगारमेंट्स था और वो उजाले में बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ससुर अपनी ही बहू को चुपके से देख रहा था। बहू को कुछ आहट होता है कि शायद उसको कोई बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। तुरंत ही वो घर की जो लाइटें थी उसको बंद करती है और बंद करने के बाद जैसे ही खिड़की खोल कर देखती है सामने उसका ससुर खड़ा हुआ है। अपने ससुर को इस रूप में देखने के बाद बहू पानी पानी हो जाती है, कहती है कि पापा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बस यहीं पर इसी उम्मीद में एक ऐसा सच छुपा हुआ था, इस सच की किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जब ये सच बाहर आता है तो आज ये सच राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का अपनों ही रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता। इस घटना ने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करने को भी कहीं ना कहीं जी कतराने की बात सामने आती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है भरतपुर, और इसी शहर का एक थाना लगता है चिकसाना। दरअसल चिकसाना थाना क्षेत्र का गांव है नोह। बात कर रहा हूं 29 मई 2022 की शाम, लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास। घर की एक बहू होती है, बेहद खूबसूरत बहू खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते एक मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी याद आ रही है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ही मैसेज पहुंचता है, सामने भागेंद्र उर्फ भोला होता है। भोला उस मैसेज को देख के मुस्कुराता है। सामने उसका दोस्त बैठा हुआ है दीप। दोनों बैठ कर शराब पी रहे थे। दीप कहता है, क्या बात है, मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हो? तब भोला कहता है कि भैया, मुस्कुराने वाली बात है, घर से मैसेज आया है और मैसेज में कुछ ये लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो कहता है कि क्या बात है, अगर बुलाया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। बोला, दिमाग खराब है? दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। वहां तक पहुंचने में वैसे ही रात हो जाएगी। शाम के 6:30 के आसपास तो बजे हैं। तभी दीप उसे हिम्मत बनाता है, कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, चला जाता। बस उस मैसेज का जवाब देना था। जवाब में पहुंच गया कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूं। बस इतना कहना था कि इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट जाती है। घर की बहू होती है, वो तैयारी में जुट जाती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे और 11 बजे जब घर के एक एक सदस्य सो रहे थे, तभी दरवाजा खुलता है। एक आहट होती है। उसी आहट के साथ ही दरवाजा खोलकर रीमा बाहर जाती है और उस भागेंद्र उर्फ भोला को घर के अंदर लेके आ जाती है। जैसे ही घर के अंदर लेके आती है, घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में 2 चारपाई होती हैं। उस चारपाई पर 1-2 बच्चे हैं। एक 6 साल का बेटा है और दूसरी 4 साल की बेटी कृतिका और कार्तिक, दोनों सो रहे थे। और एक चारपाई पे उसका पति पवन कुमार सोया हुआ था। अचानक से एक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये शायद उसने अपने पति को बुलाया था। वो पति नहीं होता है, बल्कि प्रेमी होता है। प्रेमी घर के अंदर है। एक चारपाई पे बच्चे सो रहे हैं, दूसरी चारपाई पर पति सो रहा है। बीच में कुछ कपड़े बिछाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वक्त का पहिया भी ठीक वैसे ही बढ़ने लगता है और घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है। बाइक पर दीप खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा था कि कब उसका दोस्त अब अंदर से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, तुरंत ही उसके पति पवन कुमार की आंखें खुल जाती हैं। पवन अपनी आंखों से देखता है कि उसका पड़ोसी एक लड़का है भागेंद्र उर्फ भोला, उसकी पत्नी रीमा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत तरीके से थे, संबंध बना रहे थे। तभी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें टोकने की कोशिश करता है। पत्नी उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पकड़कर माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गुस्से में उठता है और उठने के बाद अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से लताड़ता है, डांटता है, फटकारता है, कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही वो यहां से निकलकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, इधर पैर पकड़कर वो अपने पति की रिक्वेस्ट कर रही थी, खुशामद कर रही थी, उधर भागेंद्र उर्फ भोला ने उसके पति पवन कुमार को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके मुंह को बंद कर लेता है। बस मुंह को बंद करना था,
तभी बातचीत में ही जब उसकी आवाज थोड़ी तेज निकलने लगती है तो वो अपने हाथ से उसका गला दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और कब उसका गला दबने लगता है उसको पता ही नहीं चलता। इधर उसकी पत्नी पैरों में पड़ी हुई थी और जैसे उसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी, तुरंत ही वो गिर जाता है और गिरते ही उसका सर जमीन में लगता है और उसके बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, खून निकलने लगते हैं और दोनों मिलकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। तब तक वो मर चुका था। अब करें तो क्या करें, काटे तो खून नहीं। घर में हालांकि सब सोए हुए हैं, किसी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि इस घर के अंदर कत्ल हो चुका है। बाहर दीप खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था, तभी धीरे से आवाज बाहर तक जाती है कि दीप जल्दी से अंदर आओ। और अंदर आने के बाद उस व्यक्ति को, पवन कुमार को, एक कपड़े में लपेटा जाता है। उसकी लाश को उसकी पत्नी से कहा जाता है कि तुम यहां की व्यवस्था संभालना, हम इसको लेके जाते हैं। बाइक पर बिठाकर उसे पूरी तरह से पैक करके सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। महज 500 मीटर की दूरी पर ही एक नहर होती है और कपड़े से बांधकर, बोरी से बांधकर लगभग 15 से 20 किलो का एक बड़ा सा पत्थर उस बोरी के साथ उसके अंदर पानी में, नहर में छोड़ देते हैं। और वो जैसे ही नहर में डालते हैं, लाश सीधा डूब जाती है। अब लाश डूबने के बाद, इससे पहले कि मैं इस कहानी पे आऊं कि इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, मैं आपको वहां लेके चलता हूं जब इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तब ये लड़का 30 साल का था, जिसका नाम पवन कुमार होता है, जो कि भरतपुर के इस नोह गांव का रहने वाला है। और कानपुर की रहने वाली रीमा, ये तब उस टाइम 16 वर्ष की थी। 3 जून 2015 को पूरी रीति रिवाज के हिसाब से, दोनों परिवारों की सहमति के हिसाब से शादी हो जाती है। लेकिन 14 साल का अंतर था दोनों पति और पत्नी में। शादी होती है, ये अपनी पत्नी को जब लेके आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये कार्तिक रखते हैं। कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये कृतिका रखते हैं। दोनों परिवार में इतना खुश थे। ये 2 सगी बहनें भी होती हैं, माता पिता होते हैं। तो एक दिन पवन कुमार अपने पिता से कहता है, पापा अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी को दिल्ली में लेकर जाना चाहता हूं, जहां मैं नौकरी करता हूं वहीं से रखना चाहता हूं। मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं खाने की, ये साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा देने की दिल्ली में कोशिश करूंगा। पिताजी उसकी हाँ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उसके पिता हरप्रसाद शर्मा इस बात की परमिशन दे देते हैं और ये पवन कुमार अपनी पत्नी रीमा को लेकर सीधा दिल्ली चले जाता है। 14 साल छोटी अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में घर आने जाने की शुरुआत होती है भागेंद्र उर्फ भोला की। वो इसी गांव का रहने वाला है, नोह गांव का, जहां का ये पवन कुमार रहता है। और पवन कुमार और भागेंद्र उर्फ भोला जब ये कभी कभी आपस में बैठते थे, एक दूसरे के साथ शराब पीते थे, एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करते थे, तभी इस रीमा को ये लड़का भागेंद्र उर्फ भोला अच्छा लगने लगता है। इसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। तीनों बैठकर एक साथ खूब सारी बातें क्या करते थे। पवन अब काम करने के लिए बाहर जाता था तो वो मौका देखते ही बच्चों के स्कूल भेज दिया करती थी, साथ ही भोला को अपने घर पे बुला दिया करती थी। दोनों की शुरुआत दोस्ती से होती है, दोस्ती क्या प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और एक दूसरे के साथ ये शारीरिक संबंधी बना लिया करते थे जब मौका मिलता था। लेकिन हर किसी की जिंदगी में 2020-2021 ऐसा आता है जिसने कितने ही लोगों की जिंदगी में तूफान लाके खड़ा कर दिया था। यानी कि कोरोना का काल शुरू होता है, बड़े संख्या में लोगों के काम बंद हो जाते हैं और पवन कुमार को भी लगता है कि शायद मैं यहां रहूंगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अपने पिताजी से बात करता है, पापा काम पूरी तरह से ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी रीमा को लेकर यहां वापिस आना चाहता हूं। पिताजी हरप्रसाद शर्मा कहते हैं कि बेटा परेशान क्यों होते हो, तुम यहाँ गांव में रहो और गांव में रहकर जो भी काम कर सकते हो काम करना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस अपनी पत्नी को लेकर वो वापस गांव आता है और यहीं पर कुछ ना कुछ अपने काम की तलाश में जुट जाता है। इसी बीच में रीमा को कभी कभी लगता था कि शायद उसको भागेंद्र उर्फ भोला की बहुत सख्त जरूरत है, उससे बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में 14 साल का जो अंतर था वो इनके शारीरिक संबंधों में साफ झलकता था। वो कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था, कहीं ना कहीं उसको वो खुश नहीं कर पाता था, इसीलिए उसका मन पति में कम और भोला में ज्यादा लगता था। अब जब भी उसका मन करता था, जब भी भोला गांव अपने घूमने आया करता था, तब वो दोनों प्लानिंग किया करते थे कि प्लानिंग कुछ इस तरह से होती थी कि जब तुम आओगे घर पर तो मैं परिवार वालों को दूध में या खाने की चीजों में कुछ ऐसी दवाइयां दूंगी, ऐसी नशीली चीज दूंगी जिसे खाने के बाद पूरा परिवार आराम कर सके। घर के अंदर 2 बहनें होती हैं, यानी कि उसकी ननद होती हैं, पति और ससुर होता है और सास होती है। सबके खाने में कुछ ऐसी चीज दिया करती थी जिससे क्या भागेंद्र उर्फ भोला घर में आ सके। दोनों रात बेरात में घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, रुकते थे और वो चला जाया करता था। ऐसे ही लंबे समय से ये प्रयोग चल रहा था। रीमा अपनी जिंदगी में खुश थी, भागेंद्र अपनी जिंदगी में खुश था और कभी भी उस
पवन कुमार को शक ही नहीं होता कि उसकी पत्नी के उसी के गांव के लड़के से अवैध संबंध होते हैं, जबकि वो लड़का गांव में कम और दिल्ली में ज्यादा रहता था। ये जब भी उसका मन करता था उसको फोन करके मैसेज करके बुला लिया करती थी और वो यहां पर आ जाया करता था। ठीक 29 मई 2022 की रात को भी उसने इसी तरह से बुलाया था, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि आज उसके पति की जिंदगी का आखिरी दिन है, उसकी हत्या करके वो नहर में डाल देंगे। वक्त आगे गुजरता है। अगला दिन यानी कि ये जो गायब होता है वो 29 मई को होता है, और तभी 29 मई को गायब होने के बाद अगले ही दिन इसमें थाने में तहरीर दी जाती है। तहरीर देने के बाद उसका पिता कहता है कि साहब मेरे बेटे का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। उसकी पत्नी से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि रात को ठीक ठाक मेरे पास सोए हुए थे, जब मेरी आंख खुलती सुबह के 4 बजे के आसपास तो घर में वो थे ही नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। अब चूंकि ससुर अपने बेटे की बहू पर अपने बेटे से कहीं ज्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसका बेटा शराब पीता था, कई ऐसे काम भी थे उसके जो शायद उसके पिता को पसंद नहीं थे, लेकिन बहू के काम ऐसे थे जो उसे बहुत ज्यादा, अपनी बेटी से भी ज्यादा उसकी इज्जत किया करता था, उसे माना करता था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है और हर तरीके से पवन कुमार की पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पवन का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसको लेकर पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, ऐसा कौन व्यक्ति था, पुलिस वाले सबके सब परेशान होते हैं। लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगता तो धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है, चिकसाना पुलिस को, जब ससुर हरप्रसाद शर्मा से कहते थे कि हमें तुम्हारी बहू से बातचीत करनी है, तो वो कहते थे कि मैं सब पर यकीन खो सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की बहू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं खो सकता। वो मेरी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर है, मेरी बेटी पर मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है, वो पवन कुमार के साथ कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। शादी को इतने साल हो गए लेकिन मैंने कभी इन दोनों को आपस में झगड़ते नहीं देखा, लड़ते ही नहीं देखा। ससुर अपनी बहू पर इतना भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वो उसकी ढाल बनकर सामने आ जाया करता था, सामने खड़ा हो जाया करता था। और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जब भी मौका मिलता था अब रीमा को, वो अपने इस प्रेमी को बिल्कुल ऐसे ही बुलाया करती थी। कुछ दिन के लिए उसने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन जब 1, 2, 3, 4 महीने गुजर जाते हैं तब वो उससे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब हो रही है। ठीक वैसे ही मैसेज जैसे पहले मैसेज किया गया था। और भागेंद्र उर्फ भोला उसकी बताए हुए तारीख यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को आ जाता है, और रात के जैसे ही 1 बजे थे उसका पिता हरप्रसाद शर्मा सो नहीं पा रहा था, अपनी बेटे की याद में अपने बेटे को लेकर परेशान था कि आखिरकार उसका बेटा कहां चला गया, किस हालत में होगा, कहां होगा, वो समझ नहीं पा रहा था। रात खुलती है, वो आंगन में टहल रहा था। टहलते टहलते देखता है कि बेटे की बहू के कमरे की लाइट जल रही थी और वहां से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। तभी वो दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। सामने देखता है भागेंद्र उर्फ भोला और साथ ही उसकी बेटे की जो बहू होती है वो आपत्तिजनक स्थिति में थे। उन्हें गुस्सा आता है उसके ससुर को और वो इस बात का ऐतराज करता है, विरोध करता है। जब विरोध करने की कोशिश कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि इन दोनों के आपस में संबंध बने हुए हैं। उस दिन की बात तो आई गई हो जाती है। बहू अपनी तरीके से ससुर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं कि सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो एक न एक दिन सामने आता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम भी कभी छुपता नहीं है। और इसी बीच में जो भागेंद्र उर्फ भोला होता है वो जोश में आकर धमकी देता है हरप्रसाद शर्मा को, कहता है जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है ठीक तेरे साथ भी वैसे ही किया जाएगा यदि तूने कुछ बोलने की कोशिश की। पुलिस का सहारा लिया जाता है, बहू वापस अपने मायके में भेज दी जाती है कानपुर, और परिवार के लोग उस कमरे की तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि घर में कई जगह ऐसे कपड़े मिलते हैं जहां खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी इन्हें शक होता है, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद भागेंद्र उर्फ भोला और इस रीमा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस के सामने रखते हैं, और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि जिस बहू को बेटी से भी बढ़कर माना गया उस बहू ने अपने ही पति को धोखा दिया, अपने ही ससुर को धोखा दिया, अपने उन 2 बच्चों को धोखा दिया, कृतिका और दूसरा कार्तिक, जो अभी छोटे हैं, एक 6 साल का, एक 4 साल की होती है। उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी? बाप का प्यार तो हमेशा के लिए खत्म ही हो चुका है, माँ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, और एक और जिंदगी जो काफी दिन से उसके साथ थी लेकिन वो उसकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है भोला की। अब शायद 2 लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, 2 बच्चों की जिंदगी भविष्य कैसे होगा आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं, बिन माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप सब लोगों को जागरूक करना है, आप सब लोगों को सचेत करना है। और जाते जाते आज एक नयनदीप है, इनका जन्मदिन है और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। साथ ही कुछ लोगों के कमेंट जो अच्छे होते हैं उन लोगों के नाम लेना चाहूंगा, जिसमें नरसिंह भूरिया हैं, मेवाती खान है अलवर से, आसिफ खान झारखंड से हैं, वीरेंद्र सिंह झारखंड से, सलमा सिद्दीकी नैनीताल से, मंजेश कुमार मुजफ्फरनगर से, अमरीश कुमार बाराबंकी से, प्रमोद कुमार बिहार से, धीरज पाठक
भागीरथ गुज्जर जयपुर से हैं, ब्रजेश कुमार पलवल से, महेंद्र गुज्जर हिसार से हैं, अमन पठान मुंबई से हैं, भूपेंद्र सिंह, इमरान चौधरी, समीर अहमद, यूबी यादव महेंद्रगढ़ से, सुखराम भड़ाना, आरन खान, चरण सिंह गुज्जर, नवीन पाठक, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी और इनके कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए इनके नाम लिए जाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।